एक बहुत छोटी सी कहानी है, चलते चलते मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक आदमी जंगल में भाग रहा था, उसके पीछे एक शेर भाग रहा था। वो आदमी बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा था, तो शेर भी उसके पीछे उतनी तेज रफ्तार से भाग रहा था। बहुत दूर तक जब ये सफर चलता रहा, उस आदमी को कुछ नजर न आया, तो उसने कोशिश की कि मैं बचाव किस तरह से करूं। तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उस पेड़ के चढ़ने के बाद उसने राहत की सांस ली कि अब मैं शेर से बच गया। शेर उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे उसने अपना मुंह उठाया तो देखा कि उस पेड़ के ऊपर वाली डाल पर एक बहुत मोटा बंदर बैठा हुआ। ये देखकर उसका दिल कांप गया। ऊपर बंदर बैठा, नीचे शेर बैठा, अब मेरी जिंदगी कैसे बची। लेकिन बंदर ने उससे कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम अगर इस पेड़ पे मौजूद हो तो तुम मेरी मुहाफिजत में हो। मैं तुम्हें मुहाफिजत का वादा करता हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आओ ऊपर आ जाओ। ये सुनते ही शेर आग बबूले हो गया। उसने बंदर से कहा, मैं जंगल का राजा हूं, तुम मेरी मुखालिफत नहीं कर सकते। इस आदमी को नीचे फेंको, मैं इसे खा के चला जाऊंगा। बंदर ने कहा, नहीं, यह आदमी मेरी शरण में आया है, मैं इसे नीचे नहीं फेंकूंगा, ये मेरी हिफाजत में है। बहुत देर तक दोनों के बीच में झंझट हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन बंदर ने उस आदमी की हिफाजत की। रात का वक्त हुआ, बंदर ने उस आदमी से कहा कि इस पेड़ पर एक ही मोटा तना है जिस पर एक ही इंसान सो सकता है। आधी रात आप सो जाओ, मैं जाकर आपकी हिफाजत करूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा, आप जाग जाना। सुबह होगी ये शेर जंगल में चला जाएगा, फिर आप अपने घर चले जाना। ऐसा ही हुआ, आदमी सो गया, बंदर उसकी हिफाजत करने लगा। शेर ने बंदर से कहा, तुम्हारी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, तुम्हें इस जंगल में रहना है। इस सोते हुए आदमी को धक्का दो, नीचे फेंक दो, मैं इसे खा के चला जाऊंगा। बंदर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी मुहाफिजत में है, मैं इसके साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। आधी रात के बाद वो आदमी जागा, बंदर उस तले पे सोया। शेर ने वही प्रपोजल उस आदमी के सामने रखा। शेर ने कहा, मैं भूखा हूं, मुझे पेट भरना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे खाऊं। एक काम करो, तुम इस बंदर को नीचे धक्का दो, ये नीचे गिरेगा, मैं इसे खा के चला जाऊंगा, तुम अपने घर चले जाना। आदमी ने कहा, ठीक है। आदमी ने नींद में उस बंदर को नीचे की तरफ धक्का दिया। नींद बेहोशी में उस बंदर के हाथ में एक डाली आ गई, वो पकड़ के वापस आया। ये देखते हो आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बंदर ने कहा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं अभी भी अपने वादे पे कायम हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जब आप सुबह ये जंगल में शेर चला जाएगा, आप अपने घर चले जाओगे, तो जब आप अपने लोगों के बीच में बैठो तो उनसे ये मत कहना कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, हम इतने धोखेबाज नहीं हो सकते। इसलिए इस बात का ख्याल रखना कि आप वहां जाके बात मत कहना। ये देख के आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन इस बात का एहसास परसों साल पहले लोग हुआ जब भगवान राम युद्ध करने गए तो उन्होंने बंदर लिए, भालू लिए, रीछ लिए, लेकिन आदमी को नहीं लिया, क्योंकि वो जानते थे कि आदमी धोखा दे सकता है, जानवर धोखा नहीं दे सकता। जो बच्चे यहाँ मौजूद है, मैं ये बात इसीलिए उन्हें कहना चाहता हूं कि जब आप पढ़ते नहीं हो और ऐसा महसूस करते हो कि हमारे माँ बाप को नहीं पता होता, तो आपको लगता है कि आप धोखा माँ बाप को दे रहे हो, लेकिन धोखा आप अपने आप को दे रहे होते हो, माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे होते हो। इसलिए अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि जब आप अपने आप को धोखा दोगे, उसके बाद जो एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद आप दुनिया को धोखा देने निकलोगे। तो मेरा मानना है कि शाबाश, मेरे मुल्क के लोग सारे टायर और ट्यूब की तरह होते जो रास्ते में कभी धोखा नहीं देते। आज की इस कहानी में सिर्फ इतनी सी बात है कि हम कुछ भी ऐसा करें जो हमें इल्म से दूर ले जाता हो, हम कुछ भी ऐसा करें जो हमें तालीम से दूर ले जाता हो, जो हमें हमारे मुस्तकबिल से दूर ले जाता हो, वो धोखा हमारा अपना धोखा है, किसी और का धोखा नहीं है। इसलिए इस बात का आप एहसास करें। हमारे लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत अनिल लोढ़ा जी इस समय मंच पर मौजूद हैं, कलम के वो कलमकार जिनकी लिखी हुए अल्फाजों में हिंदुस्तान की सियासत को बदला है, राजस्थान की सियासत की तारीख लिखी है, तकदीर लिखी है, और जिनका एक एक अल्फाज बहुत जिम्मेदाराना होता है। ये
इस जिम्मेदारी को समझते हुए लिखने वाली शख्सियत इस वक्त इस जमीन पर मौजूद होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जब कई मुल्क नई नई दिशाओं की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे लोग जो अपने कलम की ताकत के साथ लोगों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं कि उन्हें हक मिले, उस जिम्मेदारी को समझते हैं। जो लोग इन सब चीजों को समझते हैं, उनमें से एक शख्सियत अनिल लोढ़ा जी है। मैं एक बात कहता हूं कि खुदा का शुक्र अदा कर कि खुश नसीब है तू, तुझे उठाना पड़ा है गमे हयात का बोझ। हमारे हाथ में हल्का सा एक कलम है, मगर हमारे कांधों पे है सारी कायनात का बोझ। इस कलम के साथ अपने कांधों पर कायनात के बोझ को लेकर दुनिया की के लिए लड़ाई लड़ने वाली शख्सियत अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। मैं एक बात हमेशा उनके लिए कहता हूँ कि होती किसी की तरह गिरफ्तार क्यों नहीं और रुकती कहीं ये वक्त की रफ्तार क्यों नहीं, रूबी लिखे जो बात को बेखौफ बेखतर, ऐसा हमारे मुल्क में पत्रकार क्यों नहीं। तो जब इस कहानी को इस कवि को लोगों के सामने पहुंचाया गया, तब एक नाम उभर कर आया और वो नाम अनिल लोढ़ा जी का था, जिन्होंने ईमानदारी के साथ इस पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित किए। और आज एक चैनल जिस पर आप अपने मोबाइल फोन में भी देखेंगे तो आप महसूस करेंगे उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो उसका, और बीच में जब खबरें चलेंगी उसके बीच में कहीं भी पंच लगेगा तो आपको इसका लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा A1 TV पर, और आप अपने मोबाइल के जरिए उस चैनल को देख सकते हैं। ऐसे चैनल पर जहाँ निष्पक्ष खबरें आप लोगों तक पहुँचाई जाती है, आपके हक की लड़ाई उस चैनल के माध्यम से लड़ी जाती है। उसके हेड हैं आदरणीय अनिल लोढ़ा साहब। ये इस वक्त ये चैनल पर लाइव टेलीकास्ट जो चल रहा है आप देख सकते हैं, आप अपने अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। A1 TV लाइव आप इसमें डालेंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। शुक्रिया राजनारायण जी। हमारे दूसरी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है मास्टर फैयाज साहब। मास्टर फैयाज साहब उन खुशनसीब लोगों में हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को जिया है। हिंदी साहित्य पर उन्होंने बहुत काम किया है और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर उन्होंने काम किया। 5 सब्जेक्टों पर आपने MA किया है और 1981 जब जयपुर में बाढ़ का माहौल था, उस बाढ़ के माहौल के बीच भी जनगणना का कार्य आपने अभूतपूर्व तरीके से किया और इस पर उस तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जेल सिंह जी ने राष्ट्रपति भवन में आपको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। ऐसी शख्सियत हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद है और आज तक वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में वो इन रिवायतों को कायम करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों की उस तमाम चीजों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। तालीम का मयार कहां से लेकर कहां तक उठकर आया है, ये एक लंबा सफर है, लेकिन उन्होंने लगातार कदम डालकर ये कोशिश की कि जो बुजुर्ग हमारे इल्म के लिए लड़ाई लड़ते थे उस काम को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। ये सही है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है और परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। हम ही गिरती हुई दीवार को थामे हुए वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आपने उन बुजुर्गों की निशानियों को जिंदा रखा है। ऐसी शख्सियत मास्टर फैयाज साहब हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद है। आइए अब इस सफर को हम आगे की तरफ बढ़ाएं। उससे पहले मैं इंतजार अहमद साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो आए और अनिल लोढ़ा जी का शॉल उड़ाकर माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें, इस्तेमाल करें। यहीं से मैं यहीं से
फैसिलिटी चीफ रहे, ये वो यादें हैं जो जब जब देखी जाएंगी आज के इस कार्यक्रम की यादों को ताज़ा करेंगी। जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हमने हंसने न दिया, जब्त ने रोने न दिया, और इसी उलझन में मेरा फैसला होने न दिया। रोना चाहा तो सितारों ने तसल्ली दे दी, तो सोना चाहा तो तेरी याद में सोने न दिया। ये वो यादें हैं। तो ये प्रतीक इस बात की याद हमें दिलाएगा। और आइए अब हम इस कदम ताल को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इंतजार अहमद साहब ने इस संस्थान की शुरुआत की, लगातार अलग अलग कार्यक्रम के जरिए समाज को एकजुट करने का कार्य किया, और लोगों ने इनके साथ कदम ताल मिलाकर उस सफर में अपने आप को हम सफर बनाया। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और एक तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और दूसरे पांव के साथ इस सफर को आसानी के साथ आगे की तरफ बढ़ाने का काम इंतजार अहमद साहब कर रहे हैं। मैं इंतजार अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और इस अवसर पर संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कराएं और आप सभी लोगों का इस्तेमाल करें। मंच पर बैठे अनिल जी भाई साहब, फैयाज कुमार साहब और तमाम लोग जो इस हॉल में मौजूद हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आप सबका स्वागत है। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए, क्योंकि पहले भी हम सम्मान समारोह कर चुके हैं। इससे तीसरा प्रोग्राम है हमारा यहाँ। पहले हमने इंटरनेशनल मानरेगा बंदोबस्त जी का सम्मान किया था। उसके बाद हमने देखा कि हमारे बच्चों के अंदर प्रेरणा या उनमें कैसे जागृति जगे, तो हमने सबने मिलकर ये सोचा कि बच्चों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और ताकि उनको लगेगा कि हमारी समाज में भी ऐसा होता है। हमने पहले प्रोग्राम किया, हमारे 25 बच्चे थे, लेकिन इस बार हमारे 50 के करीब बच्चे हैं, और खाली जयपुर के ही, कोई बूंदी से आया है, कोई टोंक से आया है, कोई शाहपुरा से आया है, कई लोग बाहर गए दुनिया वास के इधर के बहुत सारे लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो हम बिल्कुल जीरो हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। खाली पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि हमें अच्छी नौकरी मिले, हमें बहुत बढ़िया काम मिले। पढ़ाई से हम कम से कम हमारे फैसले अच्छे ले सकते हैं, बढ़िया सोच सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जरूरी है कि हर आदमी को सरकारी नौकरी मिले। आजकल प्राइवेटेशन में इतना है कि बहुत जॉब है। आप देखें आज हिंदुस्तान की यह हालत है कि एक आदमी एक कार में घूम रहा है, एक आदमी एक कार में घूम रहा है। वो 2 नंबर के पैसे कमा के नहीं घूम रहा, वो सिर्फ अपनी मेहनत के बल पे पढ़ लिख के अच्छी जॉब के अंदर वो काम कर रहा है, तो इसीलिए वो कार में घूम रहा है। उसके पास अपना फ्लैट होता है, सब कुछ उसके पास होता है। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके मन लगा के पढ़ें, कोशिश करें अच्छे नंबरों से पास हो, बढ़िया से बढ़िया हमारे नंबर हो। दूसरी चीज़ है कि मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि जब हम कोई मकान बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, तो हम उसके लिए इंजीनियर को बुलाते हैं, ठेकेदार को बुलाते हैं, और उसको इस बात पर जोर देते हैं कि भैया हम 5 मंजिल बनाए, 5 मंजिल बनाए, 6 मंजिल बनाए। तो हमको हमारे बच्चों के बेस के बारे में पहले से सोचना चाहिए, हमारे बच्चों के बारे में पहले से सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाएं। इस वक्त हमारे बीच, मैं नाम तो नहीं लेता, डॉक्टर विजेंद्र सिंगल जी जो मेरे बिल्कुल फादर की तरह हैं, वो तशरीफ लाए, और आप रूबी भाई आपके साथ। हमारे बीच डॉक्टर विजेंद्र सिंगल साहब यहाँ पर पहुँच चुके, और कम लोग उनकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कम जानते होंगे,
डॉक्टर साहब वो शख्सियत है जिन्होंने आधी दुनिया में लोगों की अपने चिकित्सा से खिदमत की है। बहुत लंबा वक्त आपने मिडल ईस्ट में गुजारा है, वहाँ लोगों की खिदमत की है। इतनी सुकून के साथ, इतनी खामोशी के साथ किसी की खिदमत करना कि जिसका जिक्र बराबर वाले को भी ना पता हो कि डॉक्टर साहब ने क्या किया है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत विनम्र, इतने विनम्र के अगर आपसे बात भी करेंगे तो आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा और इतनी मुलायमियत के साथ जिसके लिए जो करना है वो करके गुजर जाने वाली शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं हमेशा एक बात उनके लिए कहता हूँ कि जागते रहिए, ज़माने को जगाते रहिए और मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाते रहिए। आदतें आपकी मिलती हैं फरिश्तों से बहुत, खुद को मुमकिन हो तो लोगों से बचाते रहिए। मैं हमारे सचिव फिरोज साहब से गुजारिश करूँगा कि वहाँ डॉक्टर विजेंद्र सिंह साहब का शॉल उड़ाकर, पुष्प भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। और अब मैं उसी शख्सियत को यहाँ पर इस माइक्रोफोन पर दावत देना चाह रहा हूँ जिन्होंने 40 साल तक अरब कंट्री में अपनी चिकित्सा सेवाएं दी हैं और जब वो वहाँ से आए तो जितने लोग वहाँ के थे उन तमाम लोगों के चेहरे पर मायूसी आ गई। ऐसा लगा जैसे जिस्म से दिल निकल कर चला गया हो। और अब आप यहाँ हिंदुस्तान में हैं तो अक्सर आपकी कोशिश ये रहती है कि वो किसी तरह जिस भी तरह लोगों की खिदमत कर सकें करें। मैं बहुत से सम्मान के साथ उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ कि वो आएँ और इस अवसर पर अपनी बात रखें और मैं चाहूँगा आप सब लोग ढेर सारी तालियों के साथ उनका स्वागत करें, इस्तेक़बाल करें। ख़वातीन और हज़रात, जैसा अभी अपने जोगी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं छोटा सा सा आदमी और जो भी मनुष्य पृथ्वी पर पैदा होता है उसको मेरा अपना मानना है कि उसको किसी भी रूप में खिदमत करते रहना चाहिए। किसी गरीब की हो, मजलूम की हो, बच्चे की हो, पढ़ाई के ताल्लुक रखता हो, चिकित्सा के ताल्लुक रखता हो, ये एक बहुत ही अच्छा और नेक तरीका है। और इसके अलावा यही चीज़ है जो मनुष्य के साथ जाती है, बाकी सब कुछ इस धरती का है। मैं 40 साल में सऊदी अरब रहा हूँ और मेरा अपना वहाँ पर भी यही था। मैं पब्लिक की तरफ से एम्बेसी ऑफ इंडिया में चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर था 25 साल। वहाँ जितने जैसे हजूरी समाज के अध्यक्ष श्री इंतजार जी हैं कि मेरी बात से
18 दिसंबर 1998 से है। तो ये मेरे बच्चे की तरह, भाई को बहुत ज़्यादा हो जाए, मेरे बेटे की तरह ही है, जो बहुत कर, और मैंने इसको बेटे की तरह ही प्यार किया। इन्होंने, मैं तो सिर्फ एक कोशिश करता हूँ, लेकिन इन्होंने सही सच्ची समाज सेवा वहाँ पर इन्होंने क्या क्या इन्होंने ये हर रोज मेरे पास एक नई परेशानी को लेकर के आते हैं। किसी को बेचारे को, गरीब आदमी को जेल में डाल दिया है, उसको जेल से निकलवाना, किसी कफील कहते हैं स्पॉन्सर के उसका लेन देन पैसा बाकी है वो करवाना, उसको वापस इंडिया भिजवाना, उसको किसी का पासपोर्ट खत्म हो गया उसका काम करना, किसी को एम्बेसी से काम करना हो, चिकित्सा से हो, लाइसेंस से हो, इसके अलावा अस्पताल में दाखिल कराना हो, ऑपरेशन हो, किसी तरह की सर्जरी हो। और मैं जो ऊपर वाले का कर्म है मेरे ऊपर कि मैं सऊदी अरब के सबसे बड़े अस्पताल में काम किया, मैं रियाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से। वो पहला 1933 में बना हुआ अस्पताल है, पहला अस्पताल है सऊदी अरब उसमें। और ये बड़ी मेहरबानी रही ऊपर वाले कि मुझको ऐसा वहाँ पर दिया, मेरी स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी अच्छी। 600 डॉक्टर थे वहाँ पर उस अस्पताल, सब डिपार्टमेंट से फुल्ली, सारी सब डिपार्टमेंट के फुल डॉक्टर थे। उसमें एक था कि मेरे पास कभी किसी काम को लेके आते थे, जस्ट ये भी कहते कौन से काम चल जाता था। इन्होंने सच्चे माने में जो बेचारे जो सड़क पर पड़े हुए होते थे, दबे कुचले मजलूम गरीब, उन लोगों की खिदमत किए थे। तो मैं तो एक निमित्त मार्ग करने वाला तो ऊपर बैठा है, बाकी इन्होंने जो लोगों को लेकर के आते थे और वो सेवा करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और अभी भी हजूरी समाज के माध्यम से बच्चों की तालीम पर उनको प्रोत्साहन देना, न केवल बच्चों की हौसला अफजाई है, बल्कि उनको आगे पढ़ने की प्रेरित करना कि जीवन में शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जिसको शिक्षा है वो सब कुछ तरक्की कर सकता है। उसको तौर तरीके हर चीज़ के आगे दुनिया में कीमत ही तभी होती है जब व्यक्ति पढ़ा होता है। अगर सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा तो आपके पीछे पीछे चलेगा, आप जब एजुकेशन में जाएगी, और पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है। अगर किसी में व्यक्ति में एजुकेशन है, तालीम है और उसमें सारे मैनर्स हैं, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। और मैं सभी बच्चों को जो भी इसमें प्रोत्साहन के भागीदार हैं, मैं न केवल उनको बल्कि जिनको प्रोत्साहन ना मिले वो भी दुगनी मेहनत के साथ आने वाले वर्षों में अपने जीवन को कामयाब बनाएं और तरक्की करें और अच्छी पढ़ाई करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। और जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं वो आज जरूर ये चीज़ सीख कर जाएंगे कि जब हम किसी की खिदमत करते हैं, हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो खाली नहीं जाता। डॉक्टर साहब 40 साल से सऊदी अरब में आपने खिदमत की और यहाँ आपकी उम्र तो अपने आप ही बढ़ गई। मुझे याद है कि एक लोहार को एक लोहे का टुकड़ा मिला, वो उसे अपनी भट्टी पे ले गया, उसने उसको गलाया, उसकी एक तलवार बनाई और एक ढाल बनाई और एक सिपाही को लड़ने के लिए दी। वो सिपाही कई सालों तक लड़ता रहा, एक दिन उस तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो तलवार के टूटे हुए टुकड़ों ने ढाल से पूछा कि मैं और तुम दोनों एक लोहे से बने, एक आदमी के हाथ से बने, एक भट्टी में गले, फिर क्या बात है, मैं तो खत्म हो गई और तुम आज भी जिंदा हो। तो ढाल ने जवाब दिया कि मारने वाले से बचाने वाले की उम्र हमेशा बड़ी होती है। जब हम किसी के काम आते हैं, किसी के जीवन रक्षक बनते हैं, किसी की जिंदगी की परेशानी को दूर करते हैं, तो हमारी परेशानियां, हमारी उम्र दोनों तब्दीलियों की तरफ चली जाती हैं। परेशानियां दूर हो जाती हैं और उम्र बढ़ जाती है। आइए मैं उस शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने पत्रकारिता में जिस भी संस्थान में कदम रखा उसे नंबर 1 बना दिया।
दैनिक भास्कर को नॉर्थ इंडिया में लॉन्च करके नंबर 1 बनाने वाली शख्सियत का नाम था अनिल लोढ़ा। वो चैनल जो उस दौर में नंबर 1 था ईटीवी, उसे नंबर 1 बनाने वाली शख्सियत का नाम था अनिल लोढ़ा। इस देश की राजनीति पर सटीक विश्लेषण करने वाली शख्सियत। पिछले दौर में आपने एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम, जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उन्होंने देखा होगा, पैनल कॉर्नर। ये वो प्रोग्राम था जिसके शब्द निकलते थे और राजनीति करवट लिया करती थी, जहां अनिल जी बताया करते थे कि कैसे वसुंधरा जी ने प्रवेश किया और एक बंद कमरे में किसी व्यक्ति से बात की। वो व्यक्ति कौन था और उन दोनों के बीच में बात कहां से हुई और क्या बात हुई। तो जो बाहर लोग बैठते थे और जो अंदर बैठे थे, दोनों को ये पता नहीं होता था कि जो दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये बात कैसे पता चली कि दो लोगों ने अंदर बंद कमरे में बात की, और ये बात अनिल जी को कैसे पता चली। जिन्होंने पहला पैनल कॉर्नर किया, उस दिन इस बात की घोषणा की कि परिवर्तन कैसे आ रहा है, सरकार में कैसे तब्दीली आ रही है। और एक बहुत पुरानी चीज, जब भाजपा की सरकार आई, 161 सीटें भाजपा ने जीती। सुबह 9 बजे जब शुरुआत हुई थी और रुझान भी बहुत स्लो आ रहे थे, अब तो बहुत तेज आने लग गए, उस वक्त अपने चैनल पर खड़े होकर ये बात कहने वाले कि 150 से अधिक और 160 के आसपास सीटें भाजपा लेकर आने वाली है, जिस पर कई लोगों ने 2-3 घंटे मजाक बनाया और 3 घंटे बाद में उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की, जैसे ही 161 सीटें। राजनीति को की नफ्स पर अपनी उंगलियों के दबाव को बनाकर रखकर प्रदेश में राजनीति की दशा और दिशा को स्थापित करने वाली शख्सियत का नाम है अनिल लोढ़ा। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं ये कहते हुए कि जिंदगी भर की शनासाई चली जाएगी और घर बसा लूंगा तो तन्हाई चली जाएगी। तेरे बारे में कोई राय कहां से लाऊं, झूठ बोलूंगा तो सच्चाई चली जाएगी। बहुत सारी तारीफ के साथ अनिल लोढ़ा जी आपसे। मंच पर गिराजीत तैयार साहब, हम सबसे उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, उनको प्रणाम करते हुए डॉक्टर साहब, समाज के सारे पदाधिकारी, हमारे हमारे चैनल के भी हिस्से हैं। पिछली बार मैं आपके प्रोग्राम में आया था, आज फिर आया हूँ आपके प्रोग्राम में। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर पेश नहीं करना चाहता, बच्चों को इंतजार होगा कि उनकी हौसला अफजाई हो, कोई भी सतर्काई और वो यहाँ से प्रेरणा लेकर जाए। तो बच्चों के माँ बाप भी मौजूद हैं। मैं अपनी एक कविता मैंने लिखी 30-40 साल पहले, कॉलेज में पढ़ता था, उससे अपनी बात शुरू करूँगा, क्योंकि बच्चे नाम की कविता थी, अनायास मुझे याद आ गई। बच्चे के माध्यम से मैंने बच्चों के बाप से कोई बात कही। बच्चे, महिलाएं जानती हैं, बच्चे छोटे होते 3 बच्चे होते हैं, बच्चे पहले खुशबू देते हैं, 2-4 दिन के बच्चे खुशबू बैठते हैं बच्चे। फिर थोड़े दिन बाद जब पुतला के बोलने लगते हैं घर आंगन में, तो लगता है बच्चे चहक रहे हैं। थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, आपसे सवाल करता है, जिद करता है, आपकी बात पे तर्क करने लगता है, तो आपको लगता है बच्चा बहक रहा है। ये 3 स्टेज बच्चों की मैंने महसूस की, उस पर एक चर्चा की। 30-40 साल पहले कॉलेज में पढ़ते थे। बच्चे एक उम्र तक महकते हैं, एक उम्र तक चहकते हैं, एक उम्र तक बहकते हैं। बच्चे एक उम्र तक महकते हैं, एक उम्र तक चहकते हैं, एक उम्र तक बहकते हैं। बच्चे महकेंगे, चहकेंगे, बहकेंगे ही, फिर तलाश लेंगे अपना रास्ता आप ही आप। बच्चे महकेंगे, चहकेंगे, बहकेंगे ही, फिर तलाश लेंगे अपना रास्ता आप ही आप। वो बच्चों के बाप तो उनके वो बच्चों के बाप तो अपने अवसाद से उनकी मुस्कान तोड़ता क्या है। पिता घर आता है रात को
तो दिन भर दफ्तर से थक हार के बच्चों की मुस्कान भी बुरी लगती है। बच्चे महकेंगे, चहकेंगे, बहकेंगे ही, तो तलाश लेंगे अपना रास्ता आप या वो बच्चों के बाद तो अपने अवसाद से उनकी मुस्कान दूर तक क्यों है, अपने अभिशाप आशीर्वाद तोड़ता क्यों है। फूकते तो हमको उगने तो नहीं पौध, फूकते तो हमको उगने तो नहीं पौध, ताजा और हरी भरी जरूरत जितना ही दो, हवा पानी धूप छाया खाद रखो याद। ज्यादा पानी फसल जला लेता है, ज्यादा चमक कर सूरज फसल जला लेता है। बच्चों को महकने दो, बैठने दो, चहकने दो, वो बच्चों की बात। आज मैं इस कविता को इसलिए याद कर रहा हूं कि बच्चों के बाप के पास फुर्सत नहीं बच्चों की तरफ देखने की। जब मैंने कविता लिखी तब से आज तक दुनिया बदल गई है। बच्चा आपके घर में थोड़ा सा रोने लगे, थोड़ा सा जिद करने लगे तो आप उसके हाथ में मोबाइल दबा देते हो, या घर पे स्मार्ट टीवी है तो यूट्यूब पे चैनल लगाए तो कार्टून गई, और बच्चा उसमें व्यस्त हो जाता है, आप अपने में मस्त हो जाते हो। ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके हिस्से का लाड़ प्यार उनको नहीं दे रहे, उनके हिस्से की केयरिंग उन पर नहीं दे रहे, और उनके हिस्से की जो सुपरविजन होना चाहिए हमारा वो लेफ्ट है। इसलिए बच्चा अगर मोबाइल हाथ में तो क्या देख रहा है, क्या देख रहे, क्या देखने लग जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। हमें पता ही लगता कि बच्चा देखते देखते ऐसा कातिल बन जाता है कि 12 साल का बच्चा कुल्हाड़ी मार देता है, चाकू मार देता है कॉलेज जाके, स्कूल जाके। हमें पता ही लगता है 12 साल का बच्चा पूर्ण फिल्म देखते देखते किसी के साथ बलात्कार कर बैठता है। हम सोचते हैं कि जो ये हाथ में छोटा सा मोबाइल है ये निर्माण का औजार भी है, बच्चों को कैरेक्टर को बताता है, तो ये विध्वंस का हथियार भी है। इस समझ को समझने की जरूरत है। आज के इस मौके में मैं कहना चाहता हूँ बुजुर्गों, बच्चों के अभिभावकों, बच्चों की हौसला अफजाई तो करनी ही है हमको, लेकिन बच्चों पर नजर भी रखनी है कि हमारे सामने चुनौती है। मोबाइल और इंटरनेट नहीं देंगे तो बच्चे दुनिया की रफ्तार के साथ दौड़ेंगे कैसे, बड़ा सवाल है। पर अगर मोबाइल और इंटरनेट हाथ में थमा दिया और दुनिया की रफ्तार के साथ दौड़ते दौड़ते वो अचानक किसी गड्ढे में गिर गए तो उससे बचाएंगे कैसे। ये आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती पे के मद्देनजर आप लोग अपने आप को तैयार कीजिए, आप अपनी दिनचर्या को वैसा बनाइए, अपने परिवार के जीवन को, सामाजिक जीवन को वैसा बनाइए कि बच्चे विकास की दौड़ में पीछे भी नहीं रहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, आपने बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है कि आदमी के दिमाग नकल करके वो लेख लिख के दे देगा, आपको लेख लिखने की जरूरत नहीं। आप बोलो भारत चीन संबंध पर लेख, तो आपसे बेहतर लेख लिख के दे देगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल के ऊपर। तो लेखक कहाँ जाएंगे, और फिर लेखक क्यों बनेंगे बच्चे, कवि कहाँ जाएंगे, फिर कवि क्यों बनेंगे बच्चे। तो वो गाना धुन बना के पेश करने का आर्टिफिशियल साइंस भी जितनी इन्वेंशन है वो करने लग जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन हो गया, मनुष्य ही मनुष्यता का दुश्मन हो गया। इसलिए हम एक ऐसे संक्रमण काल में जी रहे हैं जहां अपने किए हुए प्रयोगों को, अपनी की हुई ईजाद की हुई मशीनों को, अपनी ईजाद की हुई टेक्नोलॉजी को हम न तो उगल सकते हैं न निगल सकते हैं। ये आज के वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। एक टीवी चैनल देश का सबसे बड़ा, उसने एंकर की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खड़ा कर दिया और न्यूज पढ़ रही है वो, और होठ में वो शब्द मैं हंसता हूं कि मेरी एंकर कहां जाएंगी, कि रोजगार कहां जाएगा उनका। उनके चेहरे पे भाव आते हैं कि जब किसी ओलंपिक में मेडल जीतने की खबर सुनाते हैं तो जोश से बोलती है एंकर, और जब किसी के मरने की खबर सुनाती तो उसकी बुझ जाती है आवाज। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं होगा, लेकिन ये आदमी कहां जाएगा। तो ये सब इस तरह जिसका जीवन में आरोहण अवरोहण होता है, ऊपर जाना नीचे आना, ये सब चीजें तो हमारी आज के वक्त बच्चों को पैदा करने से ज्यादा जरूरी यह है कि बच्चे किस दिशा में आगे बढ़े और किस दिशा में आगे ना बढ़ने दें उनको। इस एक जो रेखा है, महीन सी बारीक रेखा, विभाजन रेखा, इसको तय करना जरूरी है। और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा केयरिंग की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, इसके लिए आपको बच्चे से ज्यादा अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी, ताकि वो ये कह सके कि आप ज्यादा जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूं। ठीक है ना। तो इसलिए एक महिला बैठी है, उनको बच्चों को आगे बढ़ाना है, बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ कसरत भी करानी है, टेक्नोलॉजी के साथ दौड़ना भी है। उनको दुनिया में इंटरनेट पर जो जानकारी उपलब्ध है
वो सब उनको देनी भी है, पर वहाँ पर जो व्यापारी बैठे हैं, जो मनुष्यता के व्यापारी हैं, जो इंसानियत का सौदा करते हैं, हमारी संस्कृति को विकृति में बदल रहे हैं, उनसे कैसे बच्चों को बचाए, इस चुनौती पर भी हमको मुकाबला करना चाहिए। इसका एक रास्ता है कि आपका जो छोटा बच्चा है उसको जितना ज़्यादा फील्ड एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रखो। हम बच्चे हैं, माँ बाप बाहर भेजते थे, कबड्डी खेलने जाओ, गाँव में उतना सीख जाता था तो कभी डांट नहीं पड़ती थी, खुश होते थे माँ बाप कि बच्चा मिट्टी से रिश्ता रख के आया अपना। बच्चे का मिट्टी से रिश्ता खत्म होता है, बच्चे का अपनी मिट्टी से रिश्ता रखोगे तो शायद उन सारी रेखाओं से, उन सारी दूसरी चीज़ों से दूर हो जाए। इसलिए बच्चों को कविता सिखाइए, बच्चों को गाना गाना सिखाइए, बच्चों को साइंस में पढ़ते हैं तो नए नए इन्वेंशन करना सिखाइए, उनकी जिज्ञासा को खत्म मत कीजिए। लेकिन उनकी जो बाल स्वभाव से जो युवा होता है, युवा होते होते जो उनमें चेंज आते हैं मानसिकता में, शारीरिकता में, उसके हिसाब से वो हाथ में जो आपने बम पकड़ा दिया है उस बम से बचाइए। ये सब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जिन जिन बच्चों का आज सम्मान किया जा रहा है उन सबका मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि समाज जो अपनी प्रतिभाओं का सम्मान करता जानता है, वही समाज अब्दुल कलाम जैसे लोगों को जिंदा रखता है, पैदा करता है, राधा कृष्णन जैसे लोगों को पैदा करता है। अगर आप उपलब्धि पर बच्चे की पीठ थपथपाएंगे तो बच्चा और अधिक ऊंचे शिखर पर जाएगा, और अगर आप उपलब्धि को नजरअंदाज करेंगे, उसकी पीठ नहीं थपथपाएंगे तो उसमें आशा का संचार नहीं होगा, प्रेरणा का संचार नहीं होगा, वो उस दिशा में आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित नहीं होगा। इसलिए मजदूर समाज की जो ये पहल है, पिछली बार में आया था, आज भी आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया हूँ, मैं किसी कार्यक्रम में इस तरह नहीं जाता, लेकिन जो समाज के प्रति डिवोटेड लोग होते हैं उनको अपनी उनके प्रति आस्था व्यक्त करने के लिहाज से मैं समारोह में जाता हूँ और बच्चों को हम आशीर्वाद दें, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, बच्चों की दिशा पर नजर रखें और बच्चे हमारा नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, हमारे समाज में उनके भीतर सामाजिकता, मनुष्यता और हमारी परंपरा जिंदा रहे, इस कोशिश में लगे रहें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अनिल साहब। बच्चों की इस चीज पर, इस मर्म पर आपने जिस तरीके से बात रखी है वो अभूतपूर्व है। साहिल लुधियानी साहब ने एक गीत लिखा था 50 साल पहले, बच्चे मन के सच्चे ये जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। वो उस दौर के बच्चे को देखकर लिखा गया था, खुद रूठे खुद मिल जाए, वो सारी भावभंगिमा उस बच्चे की थी दिखाई। और आज का शायर लिखता है कि तुम्हारी याद के जुगनू खरीद लाए हैं और खुशी को छोड़ के आंसू खरीद लाए हैं, हमारे दौर के बच्चों को क्या हुआ, लोगों खिलौना छोड़ के चाकू खरीद लाए। इसलिए ये जरूरी है कि आज वो बच्चे जो रचनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं उनको संरक्षित किया जाए, और खास तौर से वो माएँ जो यहाँ मौजूद हैं, जिनके बच्चे आज यहाँ सम्मानित होने वाले हैं, जिनके चेहरे पर एक चमक, एक रोशनी है अपने बच्चे की कामयाबी की। और मैं ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा कि ये कहा जाता है कि खुदा की ऐसी कुदरत नहीं देखी मैंने, और माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी मौसम हो रखती नहीं जाका ख्याल, और 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते एक माँ का है। स्वार्थ का युग है तो लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुशनसीबी है जो अपनी पेड़ का फल खा सके और पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, माँ का एक टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवा सकती। अब तो जब चश्मा बनवा देंगे तो सीरियल देखेगी, सास भी या बहू देखेगी, बालिका वधू देखेगी तो चश्मा नहीं बनवाया। लेकिन माँ कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था, मेरे बच्चे मैं चश्मे को लगा कर तेरी सूरत देख सकती। ये वो मर्द था जो आज वो खुशी, वो चमक चेहरे पर या माओ के चेहरे पर है जिनके बच्चे अच्छा सम्मानित होने वाले। आइए अब सबसे पहले हमारे बीच
मास्टर फैयाज साहब यहाँ मौजूद हैं, जिनका सम्मान हम यहाँ करेंगे और आपकी ढेर सारी तालियां उसमें जुड़ेगी। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय अनिल जी रोडा साहब से अनुरोध करूँगा कि वे और डॉक्टर विजेंद्र सिंगर साहब और समस्त पदाधिकारीगण आए और मास्टर साहब का सम्मान करें। पीछे आ जाओ। जरूरी समाज सेवा संस्थान की ओर से मास्टर फैयाज साहब का समय इस्तेमाल हो रहा है, सम्मान हो रहा है। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित मास्टर फैयाज साहब के समय मौजूद और आप सबकी तालियों में कोई नहीं होनी चाहिए। ये समाज की एक शख्सियत है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, एक लंबा सफर तय किया और यहाँ तक अपना एक मुकाम बनाया है। पीछे जा थोड़ा सा, पीछे हो जा। और अब हम एक एक करके बच्चों को यहाँ बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान के लिए। हमारे वो बच्चे जिन्होंने 90% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं 12th में, और पहले अल्फिशा कदीर डॉक्टर ऑफ कदीर मोहम्मद 92.40%। अल्फिशा कदीर, ढेर सारी तालियां बचती रहनी चाहिए 92% लाने के लिए। जब बच्चा पूरी रात जागता है तब उसकी मेहनत और लगन यहाँ नजर आती है। अल्फिशा कदीर इस वक्त हमारे साथ यहाँ मंच पर मौजूद हैं और 92.40%। इधर दिखाओ थोड़ा, इधर दिखाओ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है ये ऐसे ही नहीं होता, बहुत सारे लोग इसमें सहयोग करते हैं, जैसे साजिद अली साहब हैं, अनवर भाई हैं, हाजी फिरोज साहब हैं, शकील मास्टर जी हैं जवरगढ़ वाले, सामजा जी के जो लड़के हैं बबलू भाई वो हैं, अल्ताफ भाई वाहिद साहब हैं, जो सारे लोग हैं जिन्होंने अभूतपूर्व सहयोग किया है, तब ये कार्यक्रम आप लोगों तक पहुँच रहा है। हम इन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इन बच्चों के लिए गिफ्ट का इंतजाम करना, इन बच्चों के लिए बहुत दिल से, सबसे बड़ी बात है जितने भी सहयोग करता है इन लोगों ने बहुत दिल से इन बच्चों के लिए किया है, बहुत खुशी के साथ। और मैं आवाज देने जा रहा हूँ हमारी दूसरी 90.80% अंक लाने वाली साहिबा डॉक्टर ऑफ मोहम्मद इस्लाम, साहिबा डॉक्टर ऑफ मोहम्मद इस्लाम। थोड़ा नीचे, हेलो हेलो हेलो।
और उसके बाद 84.80 आलिमा डॉक्टर ऑफ मुजफ्फर अली, आलिमा डॉक्टर ऑफ मुजफ्फर अली 84.80%। लाने वाली सोफिया डॉक्टर ऑफ समीरुद्दीन, सोफिया डॉक्टर ऑफ समीरुद्दीन 84.20% लाने वाली। सोहान खान सनफ आबिद खान 84%, सोहान खान सनफ आबिद खान 84%। अल्फिया डॉक्टर ऑफ अनवर अली 83.40%, अल्फिया डॉक्टर ऑफ अनवर अली 83.40%। निलोफर खान डॉक्टर ऑफ सईद खान 81.20%, निलोफर खान डॉक्टर ऑफ सईद खान 81.20%। और जब ये बच्चे देख रहे हैं कि सामने कैमरे की तरफ रखें, इसको देख लीजिए फोटोग्राफ। अलसना खान डॉक्टर ऑफ जमी खान 76.80%, अलसना खान डॉक्टर ऑफ जमी खान 76.80%। हलीमा अली डॉक्टर ऑफ फखरुद्दीन अली 79.80%, हलीमा अली डॉक्टर ऑफ फखरुद्दीन अली। अब्दुल हुसैन खान सलाह मोहम्मद फारूक खान 70.60%, ये मास्टर फैयाज साहब का पोता है। दादा से लेकर पोते तक में इनके इस परचम को लहराया है।
फैजान सन ऑफ अब्दुल अजीज, फैजान सन ऑफ अब्दुल अजीज 65.40%। और मैं एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कलील मोहम्मद साहब से, मोहम्मद इस्लाम साहब से, मुजफ्फर अली साहब से, समीरुद्दीन साहब से, आबिद खान साहब से, अनवर अली साहब से, सईद खान साहब से। आपके बच्चों का हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप तालियां नहीं बजाएं, वो बच्चे भी आप ही के हैं जो दूसरे आ रहे हैं, इसलिए सभी लोग कानूनी रूप से तालियां बजाएं। ऐसा ना नहीं कि हमारे बच्चे बोल रहे तो अपने तालियां बजाएं, बच्चे सबके साझे होते हैं। आतिफ खान सन ऑफ अब्दुल अजीज साहब, मुस्कान डॉक्टर ऑफ अख्तर हुसैन, मुस्कान डॉक्टर ऑफ अख्तर हुसैन, यास्मीन डॉक्टर ऑफ मोहम्मद जमील, सोहान खान सन ऑफ हनीफ खान, सोहान खान सन ऑफ हनीफ खान, जोया अहमद डॉक्टर ऑफ रईस अहमद, ये इंतजार अहमद साहब की भतीजी हैं। अब आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं 12 के बच्चों के लिए। सारे बच्चों ने सबसे काम प्राप्त करके ये स्थान प्राप्त किया है। और अब नंबर आता है 10, वो बच्चे जिन्होंने 10 पे सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं। मैं आवाज देने जा रहा हूँ और थोड़ी सी अपनी अपनी स्पीड थोड़ा सा तेज रखेंगे। अरमान खान सन ऑफ अलीमुद्दीन खान, और एक बार मैं फिर बुलाने जा रहा हूँ जोया अहमद डॉक्टर ऑफ रईस अहमद, मतलब वो जो पहले आई थी वो नहीं, इंतजार अहमद की गलती थी, वो
जिनको हमने दोबारा बुलाया, ये एक ही नाम और एक फादर नेम के 2 बच्चे थे, वहाँ पे इसलिए 2 दफा तालियां बजाएंगे आप इनकी। अरमान खान सन ऑफ अलीमुद्दीन खान, जफर अहमद सन ऑफ जमील अहमद, जफर अहमद सन ऑफ जमील अहमद, और अब जिस बच्चे को मैं बुला रहा हूँ उस बच्चे के साथ जुड़ी हुई बात यह है कि फर्स्ट टर्म में उस जितने मार्क्स उसने 10th में लिए हैं, जब उसका टेस्ट महावीर स्कूल में लिया गया तो उन्हें 100 में से 100 मार्क्स लिए और महावीर स्कूल का चैंपियन हुआ। मैं आवाज देने जा रहा हूँ हमजा अहमद सदा इफ्तार अहमद। सुजैन खान, डॉक्टर ऑफ आबिद खान।